बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरलॉकिंग अकाउंट्स और उससे रेलिवेंट हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज के डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया था। इंटरलॉकिंग अकाउंट्स में हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ना कॉस्ट का डाटा अलग से मेंटेन करना है और हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डाटा होता है ना उसको अलग से मेंटेन। जो हमारे पास कॉस्ट से रेलिवेंट डाटा मौजूद होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से रेलिवेंट, वो फैक्ट्री में मेंटेन हो रहा है। जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रेलिवेंट जो डाटा वगैरह हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो हमारे पास मेंटेन हो रहे होते हैं हमारे हेड ऑफिस के अंदर। हेड ऑफिस के पास फैक्ट्री का अकाउंट मौजूद होता है और फैक्ट्री के पास हेड ऑफिस का अकाउंट मौजूद है। जब हम लोग बात कर रहे होंगे ना कि हम लोग हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो हम लोग फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करेंगे। अगर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स हैं, हम लोग हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं और हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स बनाने हैं, तो हम लोग फैक्ट्री से रेलेवेंट अगर उनके साथ किसी भी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, तो हम लोग मेंटेन करेंगे फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसी को ही हम लोग डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमारे पास एट द एंड हमारे प्रॉफिट और लॉस आ जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग मौजूद हैं फैक्ट्री के अंदर और हमारी ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस के साथ भी हो रही है, अब हम लोगों ने ना कॉस्ट लेजर्स मेंटेन करनी है। अपने अपने जो मेंटेन करनी है वो कॉस्ट लेजर्स हम लोगों ने मेंटेन करनी है। लेकिन क्योंकि हेड ऑफिस के साथ भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, अब बिल्कुल ऐसी समझ लो जैसे कि अब अगर मेरे कस्टमर के साथ मेरी कोई ट्रांजैक्शन हो तो मैं रिसीवेबल अकाउंट मेंटेन करता हूं। मेरे सप्लायर के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो तो मैं पेबल्स अकाउंट मेंटेन करता हूं। ऐसा है ना? तो अगर जब मैं फैक्ट्री में मौजूद हूं और हेड ऑफिस के साथ मेरी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं उस हेड ऑफिस को नाम दूंगा जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैं ये जाके मेंटेन किया करूँ। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब देखें, जैसे ही आप ये दो अकाउंट, बाकी सारे अकाउंट्स एज इट इज मेंटेन होते रहेंगे, लेकिन ये दो एक्स्ट्रा अकाउंट्स होते हैं जो आप लोगों को मेंटेन करने होते हैं। हेड ऑफिस वालों के लिए फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट उनका एसेट है, जबकि फैक्ट्री वालों के लिए जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट उनका पेबल, उनकी लायबिलिटी कंसीडर होता है। अब आप लोग आए इनकी जर्नल एंट्रीज की तरफ, तो आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि जो जर्नल एंट्रीज हैं वो जर्नल लेजर्स में क्या होंगी। तो जब आपसे बात की जाती है ना जर्नल लेजर्स, तो मतलब आप हेड ऑफिस में हैं, और जब आप हेड ऑफिस में हैं तो आप मेंटेन करेंगे फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऑलराइट। और जब आपसे बात की जाएगी फैक्ट्री लेजर्स की, आप फैक्ट्री में मौजूद हैं, तो आप मैनेज करोगे जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऑलराइट। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मैं अपने कस्टमर को अगर गुड्स डिलीवर करता हूं और वो ऑन क्रेडिट है, मैंने गुड्स सेल की ऑन क्रेडिट, तो मैं जर्नल एंट्री का रिकॉर्ड करूंगा, रिसीवेबल्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा। अब देखो, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो चुका है हमारा, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो चुका है, तो क्या सिर्फ डेबिट ही रहेगा? क्या ये क्रेडिट नहीं हो सकता? क्रेडिट कब होगा? जब, अब देखो, मैंने अगर अपने रिसीवेबल्स को गुड्स हैंड ओवर की, गुड्स डिलीवर की, तो आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन वो मुझे उसकी पेमेंट भी तो करेगा। टू वे प्रोसेस है ना ये हमारे पास। तो जब वो पेमेंट करेगा तो तब मैं कैश या बैंक को डेबिट कर दूंगा और रिसीवेबल्स को करेक्ट। इसी तरह हेड ऑफिस फैक्ट्री को रॉ मटेरियल्स, उनके वेजेस वगैरह, उनके ओवरहेड्स हेड ऑफिस पे कर रहा होता है। वो कहते हैं रॉ मटेरियल भी मैं तुम्हें परचेज करके दूंगा, तुम्हारी लेबर को भी मैं पे कर रहा हूं, तुम्हारे किसी किस्म के कोई फैक्ट्री एक्सपेंसेस होंगे वो भी हम दे रहे हैं। तो हेड ऑफिस ये सब कुछ तो हेड ऑफिस कर रहा है फैक्ट्री के लिए, तो फैक्ट्री ने हेड ऑफिस के लिए क्या करना है? फिनिश गुड्स बनाकर उसको दे दे। ऑलराइट। तो उसका रिवॉर्ड रिटर्न क्या होना है? फिनिश्ड गुड्स। क्या फिनिश्ड गुड्स बनानी है फैक्ट्री ने और उसने उनको फिनिश्ड गुड्स दे देनी है, तो वो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे, हम लोग उनको सेट कर लेंगे और वही फिनिश्ड गुड्स सेल करके हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट अर्न कर लेगा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अच्छा, अब यहां पर देखें, जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। हमारे पास ये एक इलिस्ट्रेशन थी
क्या आप लोगों ने कुछ फैक्ट्री लेजर्स बनाने होते हैं जिन्हें कॉस्ट लेजर्स भी हम लोग कह रहे होते हैं। तो ये अकाउंट कैसे बनेंगे? अभी के लिए अगर आप लोग इसको स्किप कर दो ना, आप देखो आप बना रहे हो फैक्ट्री लेजर, तो फैक्ट्री लेजर में हेड ऑफिस से रेलिवेंट अकाउंट बनाओगे तो उसका नाम क्या बनेगा? जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, GLC अकाउंट। ये आप लोग मेंटेन करोगे। तो इससे पहले जब हम लोग बात कर रहे होते थे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की, आप अपने पास रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाते थे, आप अपने पास लेबर का अकाउंट भी बना रहे थे, आप अपने पास ओवरहेड का अकाउंट भी बना रहे थे। सिर्फ फर्क पता है क्या था? कि जब आप लोग इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में थे ना, तो आप यहां पर कैश लिखते थे, कैश या पे। एम आई राइट? आप यहां पर लिखते थे कैश या पेबल, क्योंकि आप खुद से पे कर रहे होते थे। आप अपने एक्सपेंसेस के लिए खुद से पे करते थे, आप अपनी लेबर को खुद पे कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल खुद से परचेज कर रहे हो। लेकिन आज फर्क क्या, किस चीज का आ जाना है? सिर्फ एक चीज का। वो क्या? आपने ये सारे काम आपके बिहाव पर आपका हेड ऑफिस करके देगा, आपने खुद नहीं करने। तो अब यहां पर हमारे पास कैश नहीं आएगा, बस इतनी सी बात बन जानी। अब ये चीजें सारी आपको कहां से मिल रही होंगी? जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऑलराइट, रॉ मटेरियल भी आपके पास यहीं से आ रहा है, आपके पास लेबर भी यहीं से आ रही है, आपके पास आपके ओवरहेड्स भी यहीं से आ रहे हैं। आपने जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट से ये तीनों चीजें ले लेनी है। अच्छा, आगे के सारे प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही। ये क्या, डायरेक्ट मटेरियल है तो वर्क इन प्रोसेस को, डायरेक्ट लेबर है तो वर्क इन प्रोसेस को, FOX आ गई है तो वो भी वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस में फिनिश गुड्स बना के दे देनी है, फिनिश गुड के अकाउंट में जाएंगे। अब पहले ये फिनिश गुड हम लोग खुद सेल कर देते थे, क्यों? क्योंकि कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक जैसी होती थी, तो यहीं पे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता था। अब फैक्ट्री का काम सेल करना नहीं है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिखेगा। फैक्ट्री ये वापस कर देगा, ये एहसान उतारेगा हेड ऑफिस का कि भाई तुमने ये जो मुझे मटेरियल लेबर और ओवरहेड दिए थे, ये लो, उसके बिहाफ पर मैं तुम्हें फिनिश गुड देता हूं। ऑलराइट, तो ये वाली एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। जहां पर पहले आप लोग करते थे ना कि कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट, वहां पे एंट्री क्या बन जाएगी? जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट। सिर्फ इतना सा फर्क है। मतलब सेंटर वाला सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम सेम चल रहा है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में चेंज है। क्या चेंज है? क्या हमने कैश या पेबल को क्रेडिट नहीं करना, हमने क्रेडिट किसको करना है? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को अगेंस्ट मटेरियल लेबर एंड एफर्ट। ये मेरी बात समझ आई? फिर सारा काम बिल्कुल सेम सेम चलाना है, जैसे आप लोग इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में कर रहे थे। एंड पे जाके फिनिश गुड को खुद से ना सेल करो, फिनिश गुड किसको दे दो? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। हेड ऑफिस से कह दो भाई गुड्स बन चुकी हैं, अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो। बात क्लियर? बात क्लियर? ये आपने अपने लेजर्स मेंटेन किए कहां पर? फैक्ट्री लेजर्स में। बात ओके? अब अगर आप लोग मौजूद हो हेड ऑफिस में, तो आप जर्नल लेजर तो अपने बना रहे होंगे। जर्नल लेजर में आप बाकी अब देखो सेल्स करना आपका काम है, आप सेल्स का भी बना रहे होंगे जर्नल लेजर, बाकी भी सारे जर्नल लेजर बन रहे होंगे। लेकिन साथ साथ आप अपने फैक्ट्री के साथ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसकी ट्रांजैक्शन को कहां पर रिकॉर्ड करोगे? कहां गया सेकंड वन? FLC, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब हेड ऑफिस में रहते हुए FLC आपने बनाना था, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना था। अब यहां पर देखो, तो भाई कैश या पेएबल इसने जाकर क्रेडिट करना है हेड ऑफिस में। इससे पहले कौन करता था? इससे पहले फैक्ट्री खुद करती थी। जब इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में थे तो फैक्ट्री खुद किया करती थी, और आज हेड ऑफिस ने करना है। तो हेड ऑफिस कैश या पेएबल को क्रेडिट करेगा किसके अगेंस्ट? रॉ मटेरियल के अगेंस्ट, लेबर के अगेंस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड के अगेंस्ट। ओके, उसका काम है पे करना। लेकिन अब वो इसको मटेरियल वेजेस और ओवरहेड अकाउंट बनाना हेड ऑफिस का काम नहीं है। ये अकाउंट कहां पे बन रहे होंगे? ये फैक्ट्री में बन रहे होंगे। तो ये एहसान किसके ऊपर कर रहा है? तो ये फैक्ट्री के लेजर को जाके डेबिट करेगा।
ये ना तो मटेरियल का अकाउंट बनाएगा, ना लेबर का अकाउंट बनाएगा, ना ही एफओएच का अकाउंट। ये कहेगा भाई मैंने तो ये एफएलसी फैक्ट्री के लिए किया, तो उसने फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में रखना है ये सब कुछ। बात समझ आई आप लोगों को? मटेरियल परचेज करेगा तो वो कभी भी मटेरियल अकाउंट को डेबिट नहीं करेगा। मटेरियल डेबिट करना फैक्ट्री का काम है। ओके, हेड ऑफिस ने क्या करना है कि भाई फैक्ट्री के लिए हमने, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ओके, बिजनेस और बिजनेस ऑनर सेपरेट एंटिटी, ये कॉन्सेप्ट तो याद है ना आप लोगों को? अच्छा, बिजनेस ने बिजनेस ऑनर के पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीद कर दी। बात समझ आई है? बिजनेस ने बिजनेस ऑनर के पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीद कर दी, तो क्या बिजनेस अपने पास वैन को डेबिट करेगा? किसको डेबिट करेगा? यही काम इधर हो रहा है कि भाई मटेरियल आया है तो बिजनेस मटेरियल को नहीं डेबिट करेगा, मटेरियल तो जिसका लिए आया है उसने डेबिट करना है। अब व्हीकल कौन डेबिट करेगा, बिजनेस या बिजनेस ऑनर? तो बिजनेस ऑनर जाके डेबिट करे भाई व्हीकल को। लेकिन क्या बिजनेस ने गाड़ी दी है उसको? नहीं, बिजनेस ने तो पैसा दिया है, वो अपने पैसे को क्रेडिट करेगा और क्या रिकॉर्ड करेगा, ड्राइंग्स। इसी तरह जब इधर मौजूद होती है ना, अब देखो बिजनेस ने बिजनेस ओनर के बिहाफ पर वो काम किया था, एम आई राइट? यहां पर क्या है, हेड ऑफिस फैक्ट्री के बिहाफ पर मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उसकी लेबर को पे कर रहे हैं और उसके ओवरहेड पे कर रहे हैं, लेकिन उसने इनको नहीं रिकॉर्ड करना। इन्होंने कहना भाई मैंने ये सारा एहसान फैक्ट्री के ऊपर किया, तो फैक्ट्री से कहेगा कि तुम मेरे रिसीवेबल हो, इसलिए डेबिट साइड पे चला गया। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? क्लियर? अच्छा, फिर जब ये सारी चीजें पहुंच जाती हैं तो यहां पर आ गई। अब जो चीज उसके लिए डेबिट थी फैक्ट्री के लिए, वो सारी चीजें क्रेडिट हो गई हैं। अब उन्होंने इन चीजों को यूज किया, तो फिर वर्क इन प्रोसेस में आए, फिनिश गुड्स आए, फिनिश गुड्स उठाई, इन्होंने जीएलसी में जाके लिख दी। और यहां पर जब इसको फिनिश गुड्स मिलेंगी, इसने कहां पे जाके लिख देनी है, फिर एफएलसी में जाके लिख देनी है। ओके, अब मेरी बात जरा सुन कि भाई ये क्या हो रहा है। मेरा रिसीवेबल जब मुझे पेमेंट करेगा तो रिसीवेबल अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग क्या करेगा, पेएबल्स को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा। एम आई राइट? लेकिन जब मैं उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने लगूंगा, क्या मैं भी पेएबल्स को डेबिट क्रेडिट करूंगा? मैं किसको करूंगा? मैं कैश को डेबिट करूंगा और रिसीवेबल को क्रेडिट। तो यहां पर ये नहीं सोचना कि सर ये क्या बात हुई, यहां पर तो फिनिश गुड्स के लिए हम लोग जीएलसी को जाके डेबिट कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्रेडिट एफएलसी को क्यों कर रहे हैं? ओके, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? क्या भाई जो मेरे लिए पेएबल था वो दूसरे के लिए रिसीवेबल है। हम लोगों ने जब यहां पर मौजूद है एफएलसी बनाया हुआ है, तो फिनिश्ड गुड्स मिलेंगी तो एफएलसी का पार्ट बन जाएंगे। गॉट इट? जहां से हम लोग ये फिनिश्ड गुड्स ले लेंगे और जर्नल एंट्री जब हेड ऑफिस में बैठे होंगे और मुझे फैक्ट्री वाले कहेंगे कि फिनिश्ड गुड्स बन चुकी हैं, तो मेरे लिए मेरे पास फिनिश्ड गुड्स आ गई तो फिनिश्ड गुड डेबिट, और ये जो एहसान था ये एहसान चुका दिया गया फैक्ट्री ने फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म। तो वो जो मेरा एसेट था वो एसेट मेरा खत्म। बात क्लियर? अब मैंने इन फिनिश्ड गुड्स को सेल करना है, तो जब सेल करूंगा तो लाजमी बात है अब ये कॉस्ट ऑफ सेल बन के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगी। अब यहां से सेल होगी तो एंट्री यहां से क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। और कॉस्ट ऑफ सेल कहां जाएगी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो वहां पर जब जाएगी तो फिर हम लोग उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। और जब सेल करने लगेंगे तो सेल हमारे पास देखें, सबसे पहले सेल हमारे पास रिसीवेबल डेबिट और सेल्स। और ये सेल्स भी जब क्लोजिंग करने लगते हैं तो ये कहां पे जाती हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। ओके हो गई बात? कोई ऐसी चीज जो आपको यहाँ पे समझ ना आ रही हो? फिर ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये सेल्स हो गई, ये कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, इससे हमें प्रॉफिट अर्न किया हमने, राइट? तो ये प्रॉफिट कहां जाता है, रिटेन्ड अर्निंग, जिसको ये क्या कह रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये यहां से इसके पास आ जाएगा। देखो एरो देखो ना, प्रॉफिट फिनिश गुड के पास नहीं जा रहा, या फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के पास नहीं है,
जहां से जो प्रॉफिट अर्न करोगे वो फिर किसके पास चला जाएगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिटेनर के पास। बात क्लियर? ओके। अच्छा, अब आई होप कि आपके तमाम बच्चों को सारी जर्नल एंट्रीज और इसके जो भी रूट थे आप सब बच्चों को समझ आ चुके हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, आपको याद होगा, ये वाली एग्जांपल हम लोगों ने ये सॉल्व कर ली थी, ऐसा ही है ना? तमाम इसके एंट्रीज वगैरह भी देख ली थी, इससे जो प्रॉफिट वगैरह आया था हम लोगों ने वो भी देख लिया था। इसी एग्जांपल को ही हमने यूज करना है, ये जो हमारे पास मौजूद है जो इंटीग्रेटेड में थी, लेकिन अब सिर्फ फर्क क्या है कि उसको इंटरलॉकिंग सिस्टम के मुताबिक जाके सॉल्व करेंगे। तो जब इंटरलॉकिंग सिस्टम के मुताबिक जाके सॉल्व करना है तो सबसे भाई एक टाइम पर हमें एक जगह पे मौजूद होना है। जी ना हो कि आप हेड ऑफिस का भी सोच रहे हो और आप सेम टाइम पे फैक्ट्री का भी सोच रहे हो। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग फैक्ट्री लेजर जब बनाएंगे तो फैक्ट्री लेजर क्या हेड ऑफिस में बैठ के बनाएंगे? फैक्ट्री में बैठ के बनाएंगे। जब फैक्ट्री में बैठ कर बनाएंगे तो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे? नहीं, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। शाबाश, गुड। तब अगर आपके पास कोई रॉ मटेरियल आ रहा है तो भाई आप फैक्ट्री में मौजूद हैं, आपने मटेरियल अकाउंट बनाना है। आपके पास कोई लेबर के लिए पेमेंट हो रही है, आप फैक्ट्री में मौजूद हैं, आप लेबर अकाउंट बनाएंगे, आप एफ अकाउंट भी बनाएंगे, लेकिन क्रेडिट करोगे जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को। ऑलराइट, जल्दी से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। ये रहा आपके पास डेटा, फैक्ट्री लेजर बना कर दो। फैक्ट्री लेजर के लिए मुझे जर्नल एंट्रीज बना कर दो कि जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी बनेंगी। शाबाश। अच्छा जी, सुने, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन, ऐसा ही है ना? अब बात सुनिए। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कह दिया था कि हम लोग जो डाटा उठाने लगे हैं, कंटिन्यू द सेम एग्जांपल गिवन इन सेक्शन 2.3, द फॉलोइंग विल बी शो हाउ द balances एंड ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट लेजर एंड द फाइनेंशियल लेजर। तो सबसे पहले हम लोग बात करने लगे हैं कॉस्ट लेजर्स की। तो कॉस्ट लेजर मतलब फैक्ट्री लेजर। फैक्ट्री लेजर में आएंगे ना तो जर्नल एंट्रीज की पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लोग लेजर्स बनाना भी सीख लेंगे। ये था हमारे पास डाटा। अब यहां पर है ओपनिंग इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश। अब इनकी तो किसी किस्म की कोई जर्नल एंट्री नहीं आती थी। ऑलराइट। हाँ, जब आप लोग इनके लेजर्स बनाओगे, रॉ मटेरियल का लेजर बनाओगे, वर्क इन प्रोसेस का एंड फिनिश गुड्स का, तो वहां पर इनके ओपनिंग जरूर जाके रिकॉर्ड करोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पर। ऑलराइट। तो पहली जर्नल एंट्री आपके पास क्या आनी चाहिए? मटेरियल का परचेज करना, कितनी अमाउंट से परचेज किया आप लोगों ने? 77,000। अब आप ये देखो कि भाई आप कहाँ मौजूद हो? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में मौजूद हो तो मटेरियल तो आ गया आपके पास। तो लानी बात है, मटेरियल अकाउंट या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट अगर वर्ड यूज करता है तो एक ही बात है। मटेरियल अकाउंट आपके पास डेबिट हो जाएगा, लेकिन क्या आपने इसके अगेंस्ट पे किया? अच्छा, क्या आपने पे करना है? नहीं, तो ना तो आपने कैश को क्रेडिट करना है, ना ही पेबल्स को क्रेडिट करना है। ऑलराइट। तो क्रेडिट किसको करना है आप लोगों ने जाकर? अब ये काम आपके यहाँ पर किसने किया? हेड ऑफिस ने। और हेड ऑफिस आपके अकाउंट में किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है? जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो आप लोगों ने मटेरियल को डेबिट कर देना था और जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना था बाय ₹77,000। तो आपको ये वाली ट्रांजैक्शन समझ आ गई होगी। किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, फिर देखो, ये जो हमारे पास मटेरियल है, सेम ये मटेरियल आया। अब आपने जर्नल एंट्रीज देखी थी ना, तो पहले वो मटेरियल की डिस्कशन करता है। क्या मटेरियल परचेज करोगे? अब ओपनिंग क्लोजिंग की तो कोई जर्नल एंट्री होती नहीं है, तो दूसरी एंट्री क्या बनती है कि इशू जो हम लोग करेंगे फॉर वर्क इन प्रोसेस। तो इशू कितना करेंगे वो अब हम लोग देख लेते हैं। ओपनिंग में मौजूद था हमारे पास 10,000, क्लोज और परचेज किया 28,000। हम लोग इशू करने जा रहे हैं तो 30,000 की प्राइस देखेंगे यूजिंग फाइफो मेथड, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देख लिया था। तो ये जो अमाउंट हमारे पास बन रही थी ये 88,000, 25,000 ये तो एज इट इज आ जाएगा ओपनिंग के तौर पर।
25,000 और रिमेनिंग 30,000 इशू करना है, तो रिमेनिंग 20,000 हम लोग जहां से इशू करेंगे 77,000 डिवाइडेड बाय 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, तो हमारे पास यहां से वैल्यू क्या आ रही है 55,000। तो जो रॉ मटेरियल हम लोग इशू कर रहे हैं वो कितने का हो गया 80,000। ये वैल्यू समझ आ गई आप लोगों को? इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में मैंने इन डिटेल समझा दी थी ये। अच्छा, अब ये 80,000 का रॉ मटेरियल हमने इशू किया, किसको, किसने, हमने मतलब फैक्ट्री वालों के पास मटेरियल तो रखा था ना, इशू किया तो मटेरियल को क्रेडिट कर देगा। और किसको इशू कर रहा है, तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट इन्होंने खुद बनाने थे, तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट बाय 80,000। बात क्लियर? ये मटेरियल से रेलेवेंट से ये दो एंट्रीज हैं। उसके बाद आपने आ जाना है लेबर के पास। अब लेबर के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग नहीं कर रहे, ना हम उसके लिए पेएबल है। हमारे बिहार पे लेबर को पेमेंट कौन करेगा, हेड ऑफिस। अब पहले ये देखो कि लेबर को पेमेंट कितनी हो रही है, लेकिन इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर है, तो जो डायरेक्ट लेबर होगी वो जाएगी वर्क इन प्रोसेस के पास, और जो इनडायरेक्ट लेबर है वो जाएगी एफओएच के पास। तो आपने जाकर अपने पास ये जो अमाउंट है 96,000, ये पे तो हेड ऑफिस ही करेगा, लेकिन आपने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना था, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। और इसके लिए आप लोगों ने जाके रिकॉर्डिंग करनी थी, वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करेंगे 6,000 चार्ज करेंगे एफओएच, और ये कौन पे करेगा हमारे बिहाफ पर, हेड ऑफिस। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके हो गई ये बात क्लियर? अच्छा, फिर हम जाएंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओवरहेड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड की यहां पे बात करें तो हुए कितने, तो 50, जो कि पे करेगा हमारे पास हेड ऑफिस। तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, एफओएच को डेबिट करेंगे और हम लोग जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से, तो फिर बाकी हमारी स्टोरी शुरू हो जाती है। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ये तो हम लोगों ने देखनी है, ऐसे ही है ना कि हम लोग उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं, वो कॉस्टिंग का मेथड आ जाता है हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें से हम लोगों ने 300,000 एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20 फॉर 15,000 डायरेक्ट लेबर आवर, ये जाके वर्क इन प्रोसेस को हम लोगों ने चार्ज किया। Am I right? Am I right? तो क्या रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट बाय ₹300,000, ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी हम लोगों ने। ओके ओके। अब देखो मटेरियल भी वर्क इन प्रोसेस में चला गया, लेबर भी वर्क इन प्रोसेस में पहुंच गया, और आपके एफओएच भी वर्क इन प्रोसेस में पहुंच गए। तो वर्क इन प्रोसेस के अंदर अगर आप लोग गौर करें तो कितनी अमाउंट गई हुई है, 80 प्लस 90 प्लस 300। ओके, तो ये टोटल अमाउंट आपके पास कितनी बन गई 470। तो ये जो वर्क इन प्रोसेस अमाउंट कहां जाएगी, ये लो, ये फिनिश गुड्स आ गई आपके पास। क्लियर? मतलब इस चीज का आइडिया आपको आपकी जर्नल एंट्री से भी चल सकता था कि आपने वर्क इन प्रोसेस है फिनिश गुड्स। अब ये जो फिनिश गुड्स बन गई हैं इनका अब आपने क्या खुद सेल करोगे, हेड ऑफिस को देना है, तो क्या करें, फिनिश गुड्स को क्रेडिट करेंगे, लेकिन हेड ऑफिस का अकाउंट हमारे पास किस तरह मेंटेन है, तो जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड फिनिश गुड्स क्रेडिट, ऐसे ही है। कौन किया, ये आ गया ना, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। और इन्होंने अब इसमें और कौन सी चीज शामिल की थी, कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, हाँ जी, फिनिश गुड्स में हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी मौजूद था ना, तो उसको जब हम लोगों ने अकाउंट फार किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन रही थी, तो इन्होंने टोटल वैल्यू यहाँ पे लिख दी। फिर इसके अंदर आप लोग देखें 44,000 का ओवर एब्जॉर्ब आ रहा था,
50 का नहीं था, क्योंकि 6000 की मैंने इनडायरेक्ट लेबर भी उसको दी थी, तो हमारे पास 44,000 का ओवर एब्जॉर्ब आ रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट को डेबिट और जर्नल लेजर, इससे पहले हम लोग करते थे कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट, ऑलराइट, कॉस्ट ऑफ सेल को नहीं करना, अब किसको करना है, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। और फिनिश गुड्स भी हम लोग इससे पहले कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल को नहीं करेंगे, किसको करेंगे, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल बनाना फैक्ट्री वालों का काम नहीं था, वो जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को चार्ज कर देंगे, अमाउंट सेम रहेंगे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल की जगह पे जीएलसी अकाउंट हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों ट्रांजैक्शन क्लियर सब बच्चों को। अच्छा, इसके बाद ना इन्होंने ये टी अकाउंट्स वगैरह बना के दे दिए, ये अब आप लोगों को इजीली समझ आ जाएंगे, इसमें ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है, कर लोगे ना। एक नजर जरा अपनी बुक में इन तमाम टी अकाउंट्स को देखो, अपनी बुक्स पर एक नजर इन तमाम टी अकाउंट्स को देखें। रॉ मटेरियल अकाउंट, सिंपल सा अकाउंट था आपके पास कि आप लोगों ने ओपनिंग लिखा, जो परचेज स्कीम वो जो आपने इशू किया वो आ गया, यहां से आपके पास क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह से प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए यहां पर देखो 250, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड, अब जो जनरल एंट्री आप रिकॉर्ड कर रहे थे ना, प्रोडक्शन ओवरहेड तो कैश या पेएबल नहीं कर रहे थे, आप लोग जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट कर रहे थे, तो वो आ गया। साथ में वो जो आपने इनडायरेक्ट वेजेस पे की 6000 की, वो आ गई। अब वो भी आपने रिकॉर्डिंग जो की थी, आप लोगों ने कहा था प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट एंड जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद आप लोग चले गए थे यहां वर्क इन प्रोसेस के पास, वर्क इन प्रोसेस के बाद गए, आपने उसको 300 चार्ज कर दिया, तो जैसे ही इसको क्लोज करने लगे तो पता चला कि भाई इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो 44,000 का डिफरेंस मिला। भाई अब सिंपल सी बात है, आपने यहां पर जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट ही लिख देना है, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए आप लोगों ने यहां पर क्या चार्ज करना है, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, आपने कॉस्ट ऑफ सेल को नहीं देखा, इससे पहले आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल पे लेके जाते हैं। तो आप देखो ये एंट्री की समझ आ जाती है हमें कि अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो हमारे पास वो प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट एंड जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। बात क्लियर हो गई। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट, किसी किस्म का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, आपके पास आप मटेरियल आया, लेबर आया, प्रोडक्शन ओवरहेड आए, यहां से अब क्लोजिंग भी कोई नहीं था, तो ये सारे का सारा किसको ट्रांसफर किया, तो हमने ये एंट्री रिकॉर्ड की थी अपने पास, फिनिश गुड्स को डेबिट किया और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट। अब जैसे ही फिनिश गुड्स का हम लोगों ने अकाउंट बनाया, हमारे पास पहले से ओपनिंग मौजूद था, मजीद ये हमने प्रोडक्शन कर दी, ये हमारे पास क्लोजिंग के तौर पर मौजूद हो गया, तो जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्या वैल्यू हमने दी, ये देखें ये वाली, तो इसलिए इस अमाउंट के साथ ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस था, इसलिए 470 एज इट इज नहीं जाके चार्ज कर देना जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को, तो जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को हमने 511250 की वैल्यू जाके दी। बात क्लियर, बात क्लियर। फिर जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओगे अपने पास, इससे पहले आप लोग ये नहीं बनाते थे। अब अगर यहां पर देखें ना जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट में, तो आप लोगों के पास ओपनिंग के तौर पर ये बैलेंस उसने बता दिया जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट का, साथ में ये क्लोजिंग का बैलेंस आ गया, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स वगैरह एटसेट्रा, ये सारी वैल्यूज, ये जो फिनिश गुड्स आपने इशू की, और ये वाला क्लोजिंग बैलेंस आपके पास मौजूद। ओके हो गई ये बात। अब अगर आप लोग मौजूद होते हेड ऑफिस में, तो ये सारी ट्रांजैक्शन आपने हेड ऑफिस में भी रिकॉर्ड करनी थी, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको क्या नजर आया था इस सिस्टम का, इंटरलॉकिंग सिस्टम का, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन हो रही है। अब वही जो रॉ मटेरियल हमने पहले रिकॉर्ड किया हमें दोबारा से रिकॉर्ड करना है, वही जो वेजेस हमने पहले पे की है हमें दोबारा से रिकॉर्ड करनी है, लेकिन अब सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, जहां पे जर्नल लेजर होता था वहां पर फैक्ट्री लेजर हम लोग यूज कर लेंगे। ओके, और जहां पर हम मटेरियल, लेबर या एफओएच लिखते थे, वहां पर मटेरियल, लेबर, एफओएच नहीं आएंगे, वहां पर फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा और कैश या पेएबल क्रेडिट हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, तो हम लोगों ने मटेरियल परचेज किया, तो एंट्री फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट टू पेएबल या कैश, लेबर को पे किया 96,000। अब भाई हेड ऑफिस वालों को नहीं पता
कि भाई ये लेबर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उन्हें ये पता है कि हमने पे किया है। तो वो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट को वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट टू कैश अकाउंट, वैसे यहाँ पे फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट आना चाहिए था। फिर देखें यहाँ पर वही 96,000 उसने दोबारा से अपने पास के वेजेस एंड पहले वो अपने पास सैलरीज अकाउंट को डेबिट करेंगे, अपना एक्सपेंस बनाएंगे। फिर उनको पता चला कि भाई ये हमारा एक्सपेंस तो नहीं है, ये तो वो एक्सपेंस है जो हम लोगों ने फैक्ट्री वालों के बिहाफ पे किया। तो उन्होंने अपने एक्सपेंस को यहाँ पर कम कर दिया और फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर। ऑलराइट, मतलब वेजेस के लिए उन्होंने दो तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की। एक, उन्होंने जैसी सैलरीज पे की उन्होंने अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। बाद में उन्हें पता चला कि ये जो एक्सपेंस हमने किया है ये सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, इसमें हमारे पास फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हैं। तो जितना फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस था उन्होंने उसके अगेंस्ट फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया और अपने एक्सपेंस को रिड्यूस कर दिया। बात क्लियर? नेक्स्ट वन इज जो हमारे पास ओवरहेड आए थे, तो ओवरहेड की पेमेंट कितने की थी उन्होंने? 250 की। तो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड पेएबल्स क्रेडिट। ये बात समझ आ गई? इसके बाद इनका काम खत्म हो गया था। इन्होंने कोई वर्क इन प्रोसेस की एंट्री नहीं रिकॉर्ड करनी, इन्होंने और कुछ नहीं रिकॉर्ड करना। इन्होंने अब आना है जो इनको अमाउंट मिलेगी और उस फिनिश गुड्स की जो सेल करनी है। तो जब वो सेल करने लगेंगे तो आपको पता है कि 540,000 की आपने सेल्स की थी, तो इन्होंने अपने पास ना वो सेल्स रिकॉर्ड करनी है। रिसीवेबल या कैश को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल इसकी कितनी बन रही थी? 511,250 टू फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपने यही अमाउंट इसको ट्रांसफर की थी, ऐसे ही था ना? तो ये उन्होंने रिकॉर्ड कर दी। और फिर 44,000 की आपने उनको बताया कि भाई ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो उसके लिए भी आप लोग देखो इन्होंने दोबारा से आके फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट। मतलब सिंपल सी बात है कि पहले आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल को सारी अमाउंट चार्ज कर दी, बाद में आपको पता चला कि भाई इस अमाउंट में तो ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल ने कम होना है, तब जाके कॉस्ट ऑफ सेल को आप लोग क्रेडिट कर दोगे और डेबिट फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट को कर देना। ऑलराइट, तो जब इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गई प्रॉफिट की वैल्यू और ये है हमारे पास हमारा प्रॉफिट। ऑलराइट, अब ये कहता है कि क्लोजिंग करेंगे सेल्स अकाउंट की, तो सेल्स भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की हम लोगों ने क्लोजिंग की, तो ओरिजिनल जो कॉस्ट ऑफ सेल बन रही थी वो हमारी ये बन रही है। इन दोनों को जब कंपेयर किया तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया जो हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में लेके चले। कोई प्रॉब्लम? क्लियर होगी बात? कर लेंगे जब ये लेजर और जर्नल एंट्रीज वगैरह। अब इन्होंने ये इनके अकाउंट्स बनाए हुए हैं, आई होप कि ये वाले अकाउंट्स आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसके बाद है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सीएलसी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये बेसिकली आप लोगों के पास डस्टबिन अकाउंट है। ओके, मतलब डस्टबिन में आप कचरा वगैरह डालते हैं ना, ये भी कुछ ऐसे ही अकाउंट है। ये ऐसे समझ लें जैसे आपके घर में एक स्टोर रूम बना हुआ है, तो टी अकाउंट्स में ये एक स्टोर रूम है जिसका बेसिकली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी बना रहे होते हैं। उनमें कौन कौन से अकाउंट्स आ जाते हैं? अब देखो, जब भी आपसे इसकी कॉस्ट लेजर की बात की, आप कैश को डेबिट क्रेडिट कर रहे थे, आप रिसीवेबल्स को डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, आप पेएबल्स को भी डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, लेकिन क्या उनके अकाउंट शो कर रहे हो? क्या उनके अकाउंट शो कर रहे हो? नहीं, वो सारे के सारे डस्टबिन अकाउंट हैं, वो सीएलसी है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने एग्जांपल बता दी कि कहीं पे अगर कैश डेबिट क्रेडिट करना है, बैंक डेबिट क्रेडिट करना है, कोई पेएबल्स हैं, कोई रिसीवेबल्स आपके पास हैं, तो आप इनके बेसिकली अकाउंट शो नहीं कर रहे होते, लेकिन बन तो रहे होते हैं ना। तो अगर इनको बनाते हो तो इनका आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, इवन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे अकाउंट्स को कहा जाता है डस्टबिन अकाउंट्स, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। दिस अकाउंट इज यूज्ड फॉर द अदर साइड। मतलब आपको ये तो पता है कि भाई मटेरियल को मैंने डेबिट किया तो कैश को क्रेडिट तो करना है,
ये दूसरी साइड हो गई है। इसी तरह से वहां पर आपको मौजूद था कि फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट को अगर मैंने डेबिट किया तो मैंने कैश या पेबल को क्रेडिट तो करना है, तो दूसरी साइड उसकी हो गई है। तो अदर साइड ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग डबल एंट्रीज within the interlocking accounts to replace accounts that are not included as being of no interest for costing purposes। क्या हम लोगों ने एट द एंड ऑफ द पीरियड जाकर देखा कि हमारे पास कॉस्टिंग पर्पसेस में हमारे कैश में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? क्या हम लोगों ने देखा? बैंक में कितना बैलेंस है देखा हम लोगों ने? तो किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं था हमें इन अकाउंट्स के अंदर। दिस अकाउंट इज समटाइम्स कॉल्ड द डस्टबिन अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 वैसे कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने इसकी जस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स कुछ दिन तक सॉल्व करते रहना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑलराइट, और ये वही लेजर अकाउंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस फ्लो चार्ट को देखते ही आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाती हैं। एक तो आपको फ्लो समझ आ जाता है ट्रांजैक्शंस का, दूसरा ये है कि जर्नल एंट्री सारी की सारी समझ आ जाती हैं। मतलब सिर्फ इस चीज को देखकर ना, अब जैसे ये कॉस्ट लेजर है तो आप फैक्ट्री में मौजूद हैं, फैक्ट्री में मौजूद हैं तो आप कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करेंगे? तो सबसे पहले अब यहीं से शुरू करो। देखो ये काम है सबसे एंड पे आने वाला, डेबिट। लेकिन क्रेडिट साइड वाला सबसे स्टार्ट में आप लोग करोगे क्या? मटेरियल को डेबिट किया और ये जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट या सीएलसी ये आपके पास आ जाएंगे, जहां से मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में फिनिश गुड्स से फिर वापसी आ गया हमारे पास। तो यहाँ से जर्नल एंट्रीज की समझ आ जाती है और कॉस्ट फ्लो की समझ आ जाती है हमें कि किस तरह से हम लोग मूव करें। ये आपके जर्नल लेजर बन गए। ऑलराइट, और आपके पास है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1। पढ़ लें जरा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1। हमें डाटा गिवन है एट 1 जुलाई a manufacturing company had the following balances in the journal ledger adjustment accounts in its cost ledgers। क्या चीज? बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और ये क्रेडिट साइड पर मौजूद है 5625। फिर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट मौजूद है 2125 का, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक कंट्रोल अकाउंट 1500 का, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट 2000। लेकिन कब? 1 जुलाई। कहते हैं ओपन लेजर अकाउंट्स फॉर द अबव आइटम्स इन द कॉस्ट लेजर। इन द कॉस्ट लेजर मतलब फैक्ट्री लेजर्स में इन तमाम के अकाउंट्स को ओपन कर देना है, तो उन तमाम के ओपनिंग बैलेंसेस उसने आपको बता दिए। अब जैसे ही ये अकाउंट्स आप लोग जाकर ओपन करोगे, देखें सबसे पहला अकाउंट हमारे पास ये आ जाएगा। अब फैक्ट्री लेजर में है तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। एम आई राइट? आपका एसेट होता है या लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी होती है। फैक्ट्री वालों की लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो देखो उसने खुद बता दिया क्रेडिट बैलेंस, ना भी बताता तो हमें पता है कि क्रेडिट बैलेंस। मतलब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपके पास जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो ओपनिंग आएगा वो क्रेडिट बैलेंस आएगा। और अगर आप लोग बना रहे हो हेड ऑफिस में अकाउंट, जर्नल लेजर बना रहे हैं, तो जो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट आएगा वो डेबिट बैलेंस के साथ। ऑल राइट, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड कर दिया 5625। उसके बाद देखिए दूसरा अकाउंट आपके पास कौन सा है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट है, फिनिश गुड्स हैं एंड वर्क इन प्रोसेस है। ये जाकर आप लोग अकाउंट बनाओगे, ये आ गया स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये इसका डेबिट बैलेंस। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, ये उसका डेबिट बैलेंस आ गया एंड फिनिश्ड गुड्स, ये इसका डेबिट बैलेंस। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो कि ये 4 अकाउंट्स बनाने थे और उनके ओपनिंग बैलेंसेस हमने रिकॉर्ड कर देने थे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट कहता है पोस्ट द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच अकर्ड इन द 4 मंथ्स पीरियड अप टू 31 अक्टूबर। अब देखो ये 1 जुलाई पे था ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ्स में जो कुछ हुआ अब उसने हमें वो बताना है। अब ऊपर तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस थे, तो 4 मंथ्स में क्या कुछ हुआ ये डाटा कि 4 मंथ्स में ये कुछ हुआ।
तो इसके लिए हम लोगों ने जाके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है कि इनको कौन कौन से लेजर्स में हम लोगों ने लेकर जाना है। फिर क्या कहता है, ओपन अप अदर अकाउंट्स एज कंसीडर्ड नेसेसरी इंक्लूडिंग अ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पर कहता है कि एक तो हमें इन तमाम को रिकॉर्ड करना है, तो चार अकाउंट्स तो ऊपर से हम लोगों ने बना लिए, लेजर अकाउंट्स बना लिए। कहते हैं इन चार के अलावा भी अगर आपको किसी अकाउंट की जरूरत पड़ती है तो आपने वो भी ओपन करने हैं, और इन तमाम ट्रांजैक्शन को जो कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में अकर्ड हुई, इनके रिकॉर्डिंग करनी है। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले कौन सी चीज आई, कहते हैं स्टॉक मटेरियल परचेज्ड 12,000। अब ये देखो कि हमारे पास स्टॉक मटेरियल परचेज्ड 12,000 का, क्या हम लोग अपने पास यहां पर देखें जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, तो मतलब स्टॉक लेजर, स्टॉक जो परचेज किया होगा वो तो हेड ऑफिस ने किया होगा, और मैं कौन से लेजर्स बना रहा हूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ना बड़े अच्छे तरीके से देखना, मैं कौन से लेजर्स बना रहा हूं। तो जब मैंने इसको परचेज करना होगा तो मैं कैश या पेबल को मैं नहीं क्रेडिट करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्टोर, देखो मेरे पास ये रॉ मटेरियल कहां पे पड़ा हुआ होगा, स्टोर लेजर। अब देखो ये कंफ्यूज कर रहा था यहाँ पे, वो स्टोर में लाजिम बात है रॉ मटेरियल ही होता है, तो स्टोर लेजर से मुराद आपका रॉ मटेरियल अकाउंट ही है। अब उसने वर्ड यूज किया स्टोर लेजर का, तो मैं भी स्टोर लेजर का ही वर्ड यूज करूंगा। ऑलराइट, अब मेरे पास आ गया तो मैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करूंगा, और साथ में क्रेडिट किसको करूंगा, जर्नल लेजर कंट्रोल। ये बात समझ आई, क्या ये दोनों अकाउंट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं बना रहा हूं लेजर, जर्नल एंट्री तो नहीं बतानी थी। जर्नल एंट्री बतानी होती तो क्या पहली जर्नल एंट्री यही बन रही थी, ओपनिंग की तो कोई जर्नल एंट्री थी ही नहीं, पहली जर्नल एंट्री यही बन रही थी, क्या, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज। ये देखो, ये जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो गया, और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया। ओके, आई होप कि अब ज्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी चीजों की। नेक्स्ट देखो अगली ट्रांजैक्शन, हाँ जी, कहते स्टॉक मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन 12,500। जी, क्या जर्नल एंट्री बननी चाहिए। अब ये मेरा काम था, इसमें हेड ऑफिस इन्वॉल्व, तो जब इन्वॉल्व नहीं है तो जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं है, ऐसे ही है ना। अब क्या चीज आ जाएगी, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड स्टोर को क्रेडिट कर देंगे। ये आ गया 12,500, और यहां से वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट, ये ऑल राइट, और जर्नल एंट्री भी समझ आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट वन इज, अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, हाँ जी, कहते हैं स्टॉक मटेरियल इशूड टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, कर तो इशू ही रहे हैं ना, हाँ, 1,000 का। तो ऐसी सिचुएशन में देखो भाई, ये बात तो कंफर्म है कि मेरा जो स्टॉक स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो, लेकिन किसको इशू किया, क्या प्रोडक्शन को, कहा, मेंटेनेंस को, तो कहां पे जा, ऐसा नहीं है जैसे इनडायरेक्ट है। देखो प्रोडक्शन को करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, ऑलराइट, और वो जला जाता हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल किसके पास जाता है, एफओएस के पास, तो प्रोडक्शन ओवरहेड के पास लेकर जाओ। ऑलराइट, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट एंड स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, ये प्रोडक्शन ओवरहेड इससे पहले मेरे पास नहीं था, तो मैंने जाकर ये एक और अकाउंट बना दिया, क्योंकि उसने कहा था कि अदर रेलिवेंट अकाउंट्स आपने बनाने हैं। ओके, कोई इशू। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, कहते हैं वेजेस डायरेक्ट हैं, तो 10,830 की। अच्छा, हम लोग देखो हेड ऑफिस में अभी भी मौजूद नहीं है, भाई इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि भाई हम फैक्ट्री में मौजूद हैं। फैक्ट्री में है तो हमें पता है कि मेरी कौन सी डायरेक्ट वेजेस हैं और कौन सी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है तो किसके पास, वर्क इन प्रोसेस के पास लेकर जाऊंगा। ओके, तो मेरे पास जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हाँ, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और वेजेस अकाउंट क्रेडिट।
डायरेक्ट ही थी ना सारी। नहीं नहीं, इसने कुछ लिखा हुआ है नीचे। अच्छा, वेजेस डायरेक्ट थी 10830 की, इंक्लूडेड, अच्छा इंक्लूडेड इनडायरेक्ट वेजेस इज इनडायरेक्ट वर्क इज, तो ये सारे का सारा वर्क इन प्रोसेस में नहीं जाएगा। इसमें से 600 लेस करोगे तो जो डायरेक्ट वेजेस के तौर पर वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करोगे 10230। अब ये आपकी टोटल वेजेस है जो कि आपके हेड ऑफिस ने पे करनी है। तो आप लोगों ने वेजेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना है, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करोगे बाय ₹10830। फिर इसमें से 10230 चार्ज करोगे वर्क इन प्रोसेस को और 600 चार्ज करोगे एफ को। तो ये देखें, ये आपके पास वेजेस आ गई जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट में 10830 की। देन वेजेस अकाउंट को आपने डेबिट किया, इसकी दो क्लासिफिकेशन की, प्रोडक्शन ओवरहेड को एंड वर्क इन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन ओवरहेड को रिकॉर्ड कर दिया और साथ में वर्क इन प्रोसेस को देकर आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड ₹4200 एफ इनकर्ड। तो ये एफ को डेबिट करो और जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट, ये आ गया 4200 एंड एफ को डेबिट कर दिया। ये चीज आ गई। अब ये इनकर थे, मतलब एक्चुअल ये वाले थे। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड एब्सॉर्ब इनटू प्रोडक्शन। तो ये कहां चले जाते हैं, वर्क इन प्रोसेस में। और एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड एफ क्रेडिट ऑफ ₹5800। और यहां से ये वर्क इन प्रोसेस के पास आ गए हम लोग। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज वर्क ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट कॉस्ट। फिनिश स्टॉक मतलब फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब यहां पे देखें, ये जिस तरह से बता रहे हैं अभी तो हम लोग बिल्कुल वैसे का वैसा लिखते जा रहे हैं। फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर दिया और ये वाली अमाउंट उठाकर दे दी हम लोगों ने फिनिश गुड्स को, फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस। कोई इशू, मतलब एज सच आपको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ वो आपको बता रहा है कि जितना पहले पढ़ा है उसकी एक किस्म की समरी, कि आपके पास क्या क्या रिकॉर्डिंग होनी है। ऑलराइट, और क्वेश्चन में आपको पता कैसे चलना है कि इंटरलॉकिंग है या इंटीग्रेटेड है और आपने कौन से अकाउंट जाके बनाने हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी परफेक्शन आ रही है कि क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल गया था कि इंटरलॉकिंग है, और फिर ये भी पता चल गया कि हम फैक्ट्री में मौजूद हैं या हम हेड ऑफिस में मौजूद हैं, और उससे रेलिवेंट हमने अकाउंट्स बनाने कौन से हैं। राइट, अच्छा नेक्स्ट देखें। फिर कहता है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल 22,500। फिर आपके पास सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ जाती हैं। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं 22,500। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल फिनिश्ड गुड्स से हम लोगों ने लेनी है, ऐसे ही है। कहाँ गए, ये वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स ये आ गई। ये कॉस्ट ऑफ सेल को हम लोग डेबिट और फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर देंगे बाय 22,500, ये रहा। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल चली जाती है हमारे पास हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के पास। तो यहां से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, ये आ गई। फिर नेक्स्ट आपसे क्या बात कही गई, कहते हैं सेल्स एट सेलिंग प्राइस। तो सेल्स की जर्नल एंट्री हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स अकाउंट की सेल्स की जर्नल, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट। अब यहां पर सेल्स का अकाउंट बन गया हमारे पास, ये आएंगे यहां से जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट से जो हमारे पास गुड्स आई वो उसने रिकॉर्ड कर दी कि हम लोगों ने जाके सेल्स करनी है, और यहां से इसको भी किसके पास ट्रांसफर कर देगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये रहा आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 28,750। बात क्लियर। अच्छा, अब यहां पर क्या चीज, एक एडमिन एक्सपेंसेस रह गए।
अब एडमिन एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, 4250 टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब यहां पे देखिए एडमिन एक्सपेंसेस ये आ गए और यहां से प्रॉफिट और लॉस को चार्ज किया 4250। ये बन गया आपका प्रॉफिट जो आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर देना है। एनी प्रॉब्लम? सब क्लियर? चलें, आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1 समझ आ गई। अब आपकी होम असाइनमेंट में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2 एंड 3। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 आप लोगों ने सॉल्व करके आना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।